एक व्यक्ति नया घर लेने के बाद बड़े ही चाव से उस घर में काम कर रहा था। बहुत सुंदर घर था और कम दामों में ये घर इनको मिल चुका था। लेकिन जैसे ही ये इस घर में काम करता है, इसे महसूस होता है कि कोई इसके पीछे चल रहा है। कई बार ये पीछे मुड़कर भी देखता है, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ऊपर सीढ़ियों से जा रहा था, ऊपर कुछ काम कर कर आता है। उससे नीचे जब आ रहा था, फिर इसको लगता है कि जैसे कोई इसके पीछे चलता हुआ, जैसे उसकी सांसें चढ़ रही हैं। ये पीछे मुड़कर कई बार देखता है, इसको कोई नजर नहीं आता। दोस्तों, इसके बाद थोड़ी देर बाद जैसे ही कुछ सीढ़ियां रहती हैं, तो किसी ने इसको पीछे से धक्का मार दिया। जब इसको तेज धक्का लगता है तो इसका पैर टूट जाता है। नए घर में आने से पहले ही इसके साथ हादसा हो चुका था। घर में आने की प्रक्रिया और कुछ दिन के लिए रुक जाती है, क्योंकि अभी सामान ही रख रहे थे, तभी इस व्यक्ति के साथ ये हादसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति बार बार अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे किसी ने धक्का दिया है। अपने पिता से कहता है कि पिताजी, बहुत जोर का धक्का था, मानो किसी ने उठाकर मुझे नीचे फेंक दिया हो। उसके पिता बिल्कुल भी ऐसी चीजों पर भरोसा नहीं करते और बेटे को समझाते हैं कि बेटा, ऐसी चीजें होती ही नहीं है, ये हमारे दिमाग का भ्रम है। और दोस्तों, यहाँ पर पिता इन चीजों को टाल देता है। आज एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के सामने आएगी, उसे जरूर देखना। क्यों देखना? क्योंकि उसमें एक महिला जो अपने आप को बड़ी सक्षम बताती है और कहती है कि पत्थर की मूर्तियों को पूजने से क्या फायदा। अच्छा, दूसरी लाइन उसकी है कि गौमूत्र से क्या होता है। पहली बात, लोगों ने गौमूत्र को मजाक बना दिया है। गौ मंत्र इसको बोला जाता है और इस पर लोग अपनी बहुत भद्दी टिप्पणियां रखते हैं। अच्छा, तो भाई तुम इतने यहाँ पर एक व्यक्ति कह रहा था कि भारत एक लौता ऐसा देश है जो यहाँ पर दूध को बहाता है, यानी भगवानों पर चढ़ाता है। साफ साफ कहा है उसने। और दूध को बहाता है और गाय को बेचता है और यहाँ पर गौमूत्र का सेवन करता है। दोनों लोगों की तस्वीर डालूंगी और दोनों को एक मैसेज देना चाहती हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। वो जो शेरनी बनी फिर रही है ना, लोग उनके सपोर्ट में उतर रहे हैं, समर्थन में उतर रहे हैं। मैं उस महिला से केवल 2 ही शब्द कहना चाहती हूँ। आप हमारे लेके या हमारी तरफ से किसी को पूजो मत पूजो, ये आपकी मानसिकता है, ये आपका जीवन है। आप एक भारत आजाद देश में रह रही हो। पहली गलती तो लोगों से ये हो गई, क्रांतिकारियों से, कि आप लोगों को आजाद ही नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई किसी की आस्था पर सवाल खड़े करने की? आप महिलाओं को ज्ञान दे रही हो। उस महिला ने कहा है अपने बयान में कि एक दारू पीने वाले पिता से ज्यादा घातक होती है एक आस्थावान माँ। सुनिए आप उनके लफ्जों को। एक आस्थावान माँ, और जो माँ अपने बच्चों को सिखाती है कि भगवान की पूजा करो, वो शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति से ज्यादा घातक होती है। सुनो मेरी प्यारी बहन, हम जैसे भी हैं ठीक है। हम गुरु शिष्य की नीति से चलने वाले हैं, आयुर्वेद को मानते हैं। तुम बौद्ध धर्म के बारे में जो प्रचार कर रही हो, बौद्ध धर्म भारत से ही निकला है। और तुम जिस तरह से टिप्पणियां कर रही हो ना, बहुत लोगों के ऊपर बहुत गलत मैसेज जाएगा। ये बहुत गलत बात है तुम्हारा इस तरह से बोलना। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर में किसी को पूजो मत पूजो, कुछ करो या मत करो, ठाली रहो, पूरे दिन काम मत करो, लेकिन आप हमारे दिल पर तो प्रहार मत करो। हम पूजते हैं, हम मूर्ति पूजा भी करते हैं, हम भगवान को भी मानते हैं और मानते आएंगे, मानते रहेंगे। मेरे बच्चे हैं, जब तक वो बुजुर्ग होंगे तब तक मानेंगे। उसके आगे का राम की राम जाने, भगवान की भगवान जाने, मेरी जिंदगी तक का साथ है। बहुत दुख हुआ दोस्तों, इस सोशल मीडिया पर जो भी आता है अपनी गंदगी कर कर चला जाता है। ना ही ये सोचता है कि किसी के दिल पर क्या बीतेगी, ना ही ये सोचता है कि किसी पर क्या गुजरेगी। बस अपनी उल्टियां करनी है उन्हें, गंदा संधा यहाँ पर नरक मचाना है उन्हें, और अपनी बातों को लोगों के सामने कहकर बड़े मजे से ये जानते हैं कि हमने बहुत इनाम का काम किया है। छोड़ती हूँ उन पर, शॉर्ट वीडियो में उनका फोटो डालने वाली हूँ और एक शॉर्ट वीडियो और उनके ऊपर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी।
आगे की आगे देखा जाएगा, लेकिन मैं जरूर इस बात पर आवाज उठाऊंगी, जरूर उठाऊंगी। भाई हमारी आस्था पर कोई ऐसे कैसे टिप्पणी कर सकता है। तो यहाँ पर चलिए आपको इस घटना के बारे में बताते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को पीछे से धक्का लगा जबकि उसके पीछे कोई नहीं था। क्या था उस घर के अंदर, क्या राज छुपे थे, कैसे कितना महंगा घर, एक आलीशान घर सस्ते रेट में मिल जाता है, क्या पूरी नीति थी, क्या पूरा राज था। दोस्तों सब कुछ गहराई से आपको बताएंगे। आपको यकीन होगा कि भूत प्रेत जैसी चीजें भी होती है और वो भी अपना घर समझकर एक घर में प्रवेश करती हैं, वो घर अपना मानती हैं और शायद उन्हें दूसरों की दखल अंदाजी पसंद नहीं आती है। तो चलिए आपको हमारे साथ हैदराबाद चलना होगा। हैदराबाद जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का तो आपने नाम सुना होगा। अब आप कहोगे ये तो नई दिल्ली में है। नहीं भाई, एक हैदराबाद में है और एक नई दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगी जो कॉलेज है। अब यहाँ पर ये कुकटपल्ली में ये यूनिवर्सिटी या ये जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है वहां पर पढ़ती है। दोस्तों इसी कुकटपल्ली में एक मुस्लिम परिवार रहता है। मुस्लिम परिवार, यहाँ पर फातिमा रहती हैं, जैनम रहती हैं और इनका पति यूसुफ रहता है। यूसुफ यानी इनकी 2 पत्नियां होती हैं। इनके उसमें 2 पत्नियां, 3 पत्नियां, 4 पत्नियों तक रख सकते हैं और मुझे नहीं पता कितनी पत्नियों तक रख सकते हैं। बहुत अच्छा परिवार था, लेकिन दोनों ही पत्नियों से कोई संतान नहीं थी। दोस्तों यहाँ पर जब ही कुछ दिनों बाद यहाँ पर जो जैनम होती है वो गर्भवती हो जाती है। ये परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन पड़ोस को सुनने को मिलता है जो फातिमा थी वो सीढ़ियों से फिसलकर इस दुनिया से जा चुकी है। पुलिस आती है, पोस्टमार्टम होता है, सब तरह की चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि किसी ने उसके साथ गलत किया और यहाँ पर उसे मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो यूसुफ था, आप सोच कर देखिए 2 महिला एक साथ, कहते हैं ना कि 2 म्यान में एक म्यान में 2 तलवारें कैसे रह सकती हैं, लेकिन यहाँ पर रह रही थी। आगे जो भेद खुलेगा उसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। यहाँ पर दोस्तों यूसुफ अब इस घर को बेचना चाहता है। यूसुफ इस घर को छोड़कर जाना चाहता है। यूसुफ को ये घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद की आपको आगे बताऊं। यूसुफ अपने घर के दाम लगा देता है। अपनी गर्भवती पत्नी को इस घर से दूर ले जाना चाहता है। उसकी जो पहली वाली पत्नी थी उसकी मृत्यु के बाद यूसुफ कुछ बदल जाता है और वो जल्द से जल्द इस मकान को छोड़ देना चाहता है। तभी यहाँ पर जब वो अपने घर के ऊपर डीलर लगाता है तो एक परिवार, जो डीलर होता है, एक परिवार से मिलता है जहां पर परिवार के मुखिया का नाम होता है रामेश्वरम। रामेश्वरम जो थे वो मुखिया थे और बड़े ही अच्छे इंसान थे। यहाँ पर रिटायर्ड टीचर थे और बहुत नेक और बहुत अच्छे इंसान थे। हमेशा अच्छा करना जानते थे, अच्छे लोगों से मुलाकात थी, अच्छा उनका एक व्यवहार था, समाज में अच्छा खासा नाम था। इनका नए नए शादी हुई थी इनके बेटे की। इनके बेटे का नाम यहाँ पर प्रभु था और बेटे की बहू का नाम सीता था। बहुत प्यारे नाम थे, बहुत उम्दा नाम थे। इन लोगों को एक घर की जरूरत थी। बेटा एक कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी करता है और इनको यही कुकटपल्ली एरिया में ही इनको एक घर चाहिए था। अब ये घर इनकी नजरों में पड़ता है और जो डीलर होता है इन्हें ये घर दिखाता है। घर की कई सहूलियत इनके सामने रखी जाती हैं कि भाई घर बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा है और सस्ते दामों में आपको मिल रहा है। ये परिवार जो रामेश्वरम परिवार होता है ये खुश हो जाता है कि हमें तो घर अच्छा मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर बहुत जल्दी इस घर को खरीद लिया जाता है। सीता जो होती है खुश हो जाती है कि अब हमारे बच्चे जो पैदा होंगे उसी घर में होंगे। शादी हुई थी, इनको भी बच्चे नहीं होते हैं। यूसुफ वहां से घर की चाबी देकर इन्हें नए ओनर घोषित कर देता है। वो यहाँ से चला जाता है और ये परिवार अब इस घर की डेंटिंग पेंटिंग, इस घर में कुछ बदलाव कराता है क्योंकि ये शुद्ध शाकाहारी लोग थे, कभी भी मांसाहार को हाथ नहीं लगाते थे। यूसुफ के घर में मांसाहार पकता था। दोस्तों इस घर को पूरी तरह से दोबारा से, मतलब इसमें कहीं पर फूट टूट है जो सब कुछ सही कराया जाता है, पेंट कराया जाता है, किचन का पत्थर तक बदला जाता है। देखो सबकी अपनी अपनी आस्था है, शुरू में ही मैंने आप लोगों से कह दिया था। अब ये इस घर में बिल्कुल इसे तैयार कराकर फर्श को भी
दोबारा से पॉलिश कराई जाती है, घिसवाया जाता है, जो पत्थर लगा हुआ था हर एक चीज को अच्छे से किया जाता है। इसके बाद ये परिवार इस घर में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के लिए इस घर में पहले सामान आना जरूरी था। तो यहाँ पर जो प्रभु होता है, प्रभु अपना सामान इस घर के अंदर रख रहा था। सामान रखता है तो इसको बहुत अजीब लगता है। क्यों अजीब लगता है? इसको हमेशा ऐसा लगता है कि कोई साया इस घर में इसके पीछे चल रहा है। लेकिन ये परिवार बिल्कुल भी ऐसी चीजों को मानता नहीं था। कभी कभी इसको लगता था कि पास से कोई गुजर कर गया है। पहले दिन जब ये सामान रखता है तो दोस्तों छत का पंखा इसने लगाकर, और ये थोड़ी दूर ही चलता है, उसे चलाकर देखता है। चलता हुआ जो पंखा होता है वो एकदम नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर प्रभु को लगता है शायद मेरी गलती है, ये तभी नीचे गिरा है, मुझे अच्छे से सेट करना चाहिए था। कोई बात नहीं। दूसरे दिन यहाँ पर प्रभु आता है। प्रभु आने के बाद यहाँ पर सामान को रख रहा था। पत्नी को और पिता को परेशान नहीं करता है। सीढ़ियों पर अकेला ही जितना सामान होता था, क्योंकि दूसरी जगह भी इनका अपना घर होता है, उस घर में मोहलत मिली हुई थी कि इसके बाद आप ले सकते। बहुत बड़ा घर था, आलीशान। अब यहाँ पर ये ऊपर जाता है, ऊपर कुछ सामान रखता है और सामान रखकर ये सीढ़ियों से नीचे उतरता है। दोस्तों सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो लगता है कोई और भी इसके साथ उतर रहा है। टक टक की आवाज इसके पैरों के साथ चल रही है। एक ध्वनि इसके कान के पास जैसे कोई सुरस रहा हो। आप सोच कर देखिए, एक हवा का जैसे झोंका सा कान के पास से जाए। ये एकदम भयभीत होकर पीछे की तरफ देखता है प्रभु, तो कोई नजर नहीं आता। उसके बाद फिर ये आगे चलता है, मानो कोई इसकी तरफ हाथ कर रहा हो। इसकी बॉडी को आभास हो रहा था। शायद इसका सिक्स सेंस बोलते हैं हम जिसको, छठी इंद्रिय जागृत हो रही थी। दोस्तों इसको लगता है कि जैसे इसको किसी ने उठाकर और नीचे पटक दिया हो। उस पटकने से इसका पैर टूट जाता है। पैर इतनी बुरी तरह से टूटता है कि ये चीखता है, चिल्लाता है, और पड़ोसी इसके पास आते हैं। जब पड़ोसी इसके पास आते हैं तो इसके फोन से इसके घर संपर्क किया जाता है और यहाँ पर प्रभु को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। पिता बेटे के पास पहुंचता है, कहता है कि बेटा तू इतना जवान होकर सीढ़ियों से कैसे गिर गया? वो कहता है कि क्या कहूँ पिताजी, आपसे कहूंगा तो आप यकीन नहीं करोगे। पिता कहता है कि बताओ तो सही, क्या बात है? वो कहता है कि पिताजी मुझे उठाकर किसी ने पटका है। तो पिता जोर जोर से हंसने लगता है कि मैंने तुम्हारी परवरिश की है और तुम्हारी माँ भी इन चीजों को कभी नहीं मानती थी, क्या तुम मानते हो ऐसा हो सकता है? पिता अपने बेटे की बातों को टालते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, अभी तुम सीढ़ियों से फिसले हो तो तुम्हें थोड़ा ऐसा लग रहा है। यहाँ पर दोस्तों ये सब कुछ जब चलता रहता है तो अब प्रभु को कहीं ना कहीं भय होने लगा था। यहाँ पर ये लोग बिल्कुल भी नहीं मानते हैं तो किसी पंडित से गृह प्रवेश भी नहीं कराते हैं, और इस घर में पूरे परिवार के साथ टूटे पैर के साथ एक व्यक्ति प्रवेश करता है, अपनी पत्नी के साथ, अपने बाबा के साथ। अब ये घर में रहने लगते हैं। घर में पूजा पाठ होने लगती है। पूजा होती है तो ज्योत अपने आप बुझ जाती है। घर में मंदिर में जो वातावरण था वहां पर शांति मिलती थी, वरना यहाँ पर जो सीता थी वो अपने पति से शिकायत करती है। कहती है इस घर में मुझे उखड़ा उखड़ा सा लगता है, मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता। वो कहती है कि प्रभु हमेशा मुझे कोई साया अपने पीछे महसूस होता है, मैं इस एरिया में नहीं हूँ और मुझे बहुत अजीब लगता है। अब वो कई दिनों तक रहते हैं, लेकिन एक दिन जब बाबूजी के साथ घटना घटित होती है जो रामेश्वरम होते हैं, तो उन्हें यकीन आता है कि इस घर में सच में ही कुछ है। रामेश्वरम अपने कमरे में अकेले सो रहे थे। सोते हैं, चश्मे को वो मेज पर उतार कर रखते हैं। दोस्तों यहाँ पर वो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि चश्मा उसकी आंखों पर लगा हुआ है, जबकि वो सो रहे थे। सोचते हैं कि मैं ही उतारना भूल गया हूँ। दोबारा चश्मे को उतार कर फिर रखते हैं। इतने बुजुर्ग भी नहीं थे। फिर उसका चश्मा उसकी आंखों पर लगा मिलता है। करीबन 3 रात तक उसके साथ यही घटित होता है। चौथी रात यहाँ पर क्या होता है जो मैं आपको बताऊंगी। जो रामेश्वरम होते हैं वो खड़े होते हैं। उनके बेड के पास एक पायदान या पैरदान, कई भाषाओं में बोला जाता है, जिस पर पैरों को पोंछा जाता है, वो रखा हुआ था। एकदम रामेश्वर को लगा कि कोई महिला बुरखे में है और उस पैरदान को खींच दिया। रामेश्वर धड़ाम से जमीन पर आ जाते हैं, खड़े हुए गिरेंगे। उनका जो कूल्हा होता है वो टूट जाता है। वो बहुत जोर से चिल्लाता है, प्रभु जल्दी मेरे पास आओ, मुझे चोट लगी है, मर गया मैं तो, जल्दी आओ मेरे पास, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इस महिला को पकड़ो, इसने मेरे साथ क्या किया है। ये महिला बहुत बेकार है।
यहाँ पर सीता भी कभी घर से बाहर नहीं निकला करती थी। जब खुद से बीती तो वो चिल्ला पड़ा। बेटा ऐसे भाग कर आता है, गिरता पड़ता कहता है कि बाबूजी क्या हुआ। वो कहता है कि बेटा एक महिला बुरखे में आई और उसने, मैं तो बाथरूम जा रहा था और उसने मेरे इसको, जिस पर मैं पैर रखकर खड़ा था, इसे ही खींच दिया और मेरा पैर टूट गया है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी कमर में कुछ टूट गया है। वो कहता है कि बाबूजी रात के 1:30 बजे हैं, रात के 1:30 बजे आपके कमरे में कोई महिला कैसे आ सकती है, वो भी बुरखे में। अब इस घर वालों के कान खड़े हो जाते हैं। सीता भी एक वाक्य अपने साथ बताती है। कहती है कि मैं बार बार गैस को ऑन करती हूँ और वो ऑफ हो जाती है अपने आप, और मैं उसे बंद कर कर जाती हूँ तो वो मुझे चली हुई पाती है, मानो कि कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहा हो। दोस्तों इन सब चीजों से ये परिवार टूट चुका था। रात के वक्त पिता को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। दूसरे दिन जैसे ही सुबह होती है, सीता अब मोहल्ले में निकलती है। मोहल्ले में निकलने के साथ ही सीता इस घर की जांच पड़ताल करती है। कहती है कि इस घर में जो रहा करते थे यूसुफ, वो कैसे थे, क्या करते थे, मतलब पूरी जांच पड़ताल। तो पड़ोसी बताते हैं यूसुफ की 2 पत्नियां थी। यहाँ पर जो एक पत्नी होती है फातिमा, वो इस दुनिया से चली जाती है सीढ़ियों से फिसल कर। यहाँ पर तुरंत सीता के दिमाग में बात आती है कि पति सीढ़ियों से ही गिरा था। वो कहती है कि सीढ़ियों से गिरने के कारण जो फातिमा होती है उसका सर फट जाता है, और पोस्टमार्टम में भी यही सब कुछ आता है। दोस्तों इसके बाद फातिमा के बारे में वो जितना भी जान पाते, उसे नहीं पता था यूसुफ की 2 पत्नियां थी। वो सोचने लगती है कि, पड़ोसी कहते हैं कि आपको कितने में मिला है, तो वो कहती है कि हमें घर तो बहुत सस्ते में मिल गया। तो वो कहते हैं कि उनकी छोटी पत्नी गर्भवती थी और वो बहुत जल्दी में यहाँ से गया है। मतलब उसे लग रहा था कि जो आज नहीं कल इस घर को मैं छोड़ कर जाऊं। सीता सब कुछ समझ चुकी थी। सीता ये सारी बातें अपनी माँ से साझा करती है। माँ कहती है कि बेटी हमारे जो गुरु हैं वो बहुत जानकार हैं, तू एक काम कर, तू यहाँ पर प्रभु को लेकर मेरे पास आ जा, मैं गुरु से तुम्हारी जांच पड़ताल कराती हूँ। तो एक काम करना, घर की कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर आना जो उस घर में शायद पहले से हुई हो। दोस्तों यहाँ पर सीता एक वस्तु, जो वहां पर एक गमला दान जैसे छोटा सा होता है ना, कांच का 100 पीस, वो उठाकर ले जाती है। बस ऐसे ही चलती हुई उसे लेकर जाती है और वहां पर उस बाबा के पास जाते हैं। बाबा को नहीं बताया जाता है कि मुस्लिम परिवार इस घर में रहता था या ऐसी चीजें थी। वो गुरु प्रगति के थे, ना ही तो वो कोई तंत्र मंत्र क्रिया करते थे, केवल उन्हें ज्योतिष का ज्ञान था और कुछ ऐसी चीजों का ज्ञान होता है। उसके पास जाकर वो गमला रख दिया जाता है। वो कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है बेटी, वो साया हमेशा साए की तरह तुम्हारे साथ रहता है। वो एक महिला है और वो एक मुस्लिम महिला है, वो नहीं चाहती कि तुम उसके आशियाने में रहो। सीता को पहले ही पता था, पड़ोसियों ने कहा था कि फातिमा ने वो घर अपनी मन से पसंद करके बनवाया था अपने पति से कहकर। लेकिन फातिमा उस दिन टूट जाती है जिस दिन उसका पति दूसरी शादी करता है। पड़ोसियों ने कहा था कि घर में बहुत कलेश रहता है। यहाँ पर ये बाबा भी कह रहे थे कि बेटी जो मुस्लिम महिला है एक कलेश के चलते इस दुनिया से गई है। अब वो पता नहीं कैसे फिसली है या किसी ने उसको मारा है, इतना मैं नहीं बता सकता, लेकिन इसका कोई तोड़ नहीं है। आपको उस घर को जल्द से जल्द छोड़ना होगा, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मैं कुछ चीजें ऐसी दूंगा कि आप 10-5 दिन उस घर में सुरक्षित रह सकते हैं। फातिमा नहीं चाहती कि उसके घर में कोई रहे, तो आपको उसका घर छोड़ना होगा। मैं आपको यही सलाह दूंगा, क्योंकि वो अभी उनका टाइम है। जितने दिन वो रहेंगी उतने दिन उस घर में रहकर रहेंगी। घर के लिए वो किसी से भी विरोध कर सकती हैं। वो सीढ़ियों से फिसलती हैं रात के वक्त, और उसके पति ने उसे उठकर भी नहीं देखा कि उसे कहीं चोट आई है या कुछ हुआ है। वो तड़प तड़प कर यहाँ पर दम तोड़ती हैं, और उसी बात का उसने अपने पति को भी परेशान किया था। एक संत इस तरह से उसको बताता है कि उसने अपने पति को भी बहुत परेशान किया था, तभी उसका पति घर छोड़कर भागा है, तभी तुम्हें सस्ते में मकान मिला है। बिना बताए इतनी जानकारी कोई कैसे बता सकता है। आज भी कुछ ऐसे संत हैं जो आपको गुमराह नहीं कर सकते। यहाँ पर ये बाबा कहते हैं कि बेटी आपके भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आपको ऐसी चीजें परेशान कर रही हैं, वरना जब तक भगवत आश्रय में लोग रहते हैं अब तक वो आपको खत्म कर देती। लेकिन आपके अच्छे कर्मों ने आपको बचाए रखा है, भगवान ने बचाए रखा है। वहां पर आप पूजा करते हो ना, वरना अब तक तुम इस दुनिया में नहीं रहते। क्योंकि वो बहुत क्रोध में है, अभी उसे 1 साल नहीं हुआ है गए हुए।
अभी शुरुआत है और वो बहुत ज्यादा क्रोध में है। मेरी राय है जल्द से जल्द उस घर को छोड़ दो और वहां से निकल जाओ। सीता और प्रभु समझ चुके थे कि हमें किस चीज का इशारा मिला है। वो पूरे मोहल्ले में इस बात को बताते हैं कि करीबन इस घर को 20 या 25 साल तो खाली रहना होगा, क्योंकि वो अपना अधिकार इस घर पर जमा कर रखी है। सीता और प्रभु ने उस घर को खाली छोड़ दिया था जिस पर इतना काम कराया था। दोस्तों, वो अपने पुराने घर में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। वो पिता जो रामेश्वर होते हैं वो कहते हैं कि हाँ भाई, ऐसी चीजें होती हैं, मुझे तो पटक दिया रात के वक्त ही। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा कुछ घटित हुआ है जिन्होंने नया घर लिया है और वहां पर उन्हें कुछ ऐसा एहसास हुआ है? जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें लिखकर भेजना। ये स्टोरी सत्यता पर रखी गई है, एक परिवार से बीती हुई बातें हैं। वो परिवार हमसे ये सारी बातें साझा की है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि कोई नया घर ले तो उस घर के बारे में पहले जांच पड़ताल करे, पड़ोसियों से पूछे ये जगह अच्छी तो है, यहाँ पर कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई हाल फिलहाल में। ये बात तो सही है, आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, क्या आप उस जमीन के बारे में जानकारी नहीं निकाल सकते? ये तो आपको निकालनी ही होगी। दोस्तों, सत्यता पर रखी हुई स्टोरी थी, कैसी लगी आपको? ऐसी चीजें भी होते हैं, आप सोच कर देखिए। फातिमा को अपना घर कितना पसंद था। मरने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि जिस चीज में हमारा जी अटक जाता है ना, सांस अटक जाती है, जान अटक जाती है, आत्मा अटक जाती है, कई भाषाओं में बताती हूँ आपको, वो फिर छोड़ने को मन नहीं करता है। किसी व्यक्ति से ज्यादा लगाव होता है तो आत्मा फिर भी यहाँ से छोड़कर नहीं जा पाती है। चलिए दोस्तों, आपको उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं और बहुत अच्छा मेरा परिवार है। रेणु शर्मा बहुत प्यारी बहन है, रीता देवी बहुत अच्छी बहन है, बिमला दलाल बहुत प्यारी माँ है, शरयू बाला मेरी बहुत उम्दा बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, रजनी देवी बहुत अच्छे कमेंट, मंजू चौधरी, 4-5 बहनें हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो मंजू चौधरी है वो सबसे ज्यादा कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, आप बहुत अच्छी हो। पुष्पा शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। चुन्नू ब्लॉग बहुत बहुत धन्यवाद। चुन्नू ब्लॉग जी, इनका चुन्नू ब्लॉग से नाम से शायद चैनल है, आप देख सकते हैं इनके चैनल को भी। सीमा बहन लखनऊ से बड़ी बहन है, बहुत प्यारी बहन है, स्नेह से प्यार से कमेंट करती हैं। राजकुमार निर्मलकर, बहुत दिनों में नाम लिया है भाई आपका, राजकुमार निर्मलकर। अच्छा, मैंने एक चीज अपने चैनल पर देखी है, मेरे जो परिवार का हिस्सा है, जो काफी पुराने हैं वो लोग भी मेरे जो परिवार के मेरा जो परिवार है वो वापस मेरे पास आता है। कहते हैं ना कि जैसे हर महीने अपनी बहन को, बेटी को, अपने प्यारे दोस्त को याद कर लिया हो, इस तरह से मेरा परिवार मुझे याद करता है। भूप सिंह भाई कभी भी एब्सेंट नहीं रहते हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं। पीहू हैला हर रोज कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है, इनकी बेटी बहुत प्यारी है, इनके पिता अभी इस दुनिया से गए थे। ज्योति श्रीवास्तव माँ की तरह प्यार और दुलार देती हैं, माँ की तरह लाड करती हैं। यहाँ पर ज्ञान तारा सरस्वती बहुत प्यारी बहन है, ज्ञान का भंडार है और हमेशा मुझे छोटी बहन मानती है, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, थैंक यू। ललिता यादव मेरी बहुत प्यारी माँ है, क्यूट सी माँ है, क्या कहूँ, दुबली पतली सी है और बहुत अच्छी है। थैंक यू ललिता माँ, आपने मुझे बेटी का प्यार दिया है। बिमला दलाल माँ ने बेटी का प्यार दिया है और यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी माँ है मेरी। यहाँ पर ज्योति श्रीवास्तव ने बेटी का प्यार दिया है। शकुंतला भी बहुत अच्छी कमेंट करती हैं, 3 शकुंतला है मेरे चैनल पर, 3-4, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन शकुंतला जी बहुत कमेंट करती हैं। कौशल शर्मा, शकुंतला बहन हमेशा उम्दा और प्यारे कमेंट करती हैं। कौशल शर्मा बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। अर्चना दुबे बहुत प्यारी बहन है। नेहा भी बहुत दिन से कमेंट करती हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत प्यारे भाई हैं, हमेशा मेरे साथ और समर्थन में खड़े हुए होते हैं, कोई मुझसे तू तक नहीं कह सकता। पता है, जब भाइयों का और बहनों का साथ होता है ना, तो एक छोटी बहन हमेशा तारा बनकर चमकती है। देखना, मैं एक दिन जरूर चमकूंगी, मुझे विश्वास है मेरे परिवार पर, और जिस व्यक्ति को अपने परिवार पर विश्वास होता है ना, उसे कोई नहीं हरा सकता। मिष्टी सोनी मेरी भतीजी है, हिमांशु सोनी मेरा भतीजा है, बहुत प्यारे बच्चे हैं। अनिल व्यास जी हमेशा बहुत अच्छे और उम्दा कमेंट करते हैं। रामायण कुशवाहा बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। पुष्पा पांडे बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। श्री सोलंकी भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। मधु उपमन माँ मथुरा से कहती हैं कि आप में बेटी की झलक दिखती है और हमेशा बेटा कहकर बुलाती हैं। थैंक यू मेरी प्यारी माँ। रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। इन्होंने एक हॉन्टेड स्टोरी हमसे साझा की थी और वो बहुत उम्दा थी, लेकिन उसके कुछ साक्ष्य नहीं थे, तो इसीलिए हमने उस स्टोरी को छोड़ दिया। तुलसी शर्मा भाई बेटा कहकर बुलाते हैं। सीमा अरोरा
सीमा अरोरा हमारी बहुत प्यारी बहन है, फेवरेट लिस्ट में है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। पारस जाखड़ बहुत अच्छे बेटे हैं, 10 साल के भी नहीं हुए हैं, अभी 8-9 साल के हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, खुद ही कमेंट करते हैं और हमारी वीडियो रेगुलर सुनते हैं। नीलेश विश्वकर्मा भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके रेगुलर कमेंट आते हैं। राजपू बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रा वर्मा बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। महेंद्र पांचाल हर रोज कमेंट आते हैं। अमर सिंह राठौर बहुत अच्छे भाई हैं। मनोज कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। रणवीर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण कुशवाहा बेटी लाडो बिटिया कहकर बुलाते हैं। सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया साहू बीच में गायब हो चुकी थी लेकिन अब फिर रेगुलर टीम है, आ चुकी हैं। थैंक यू मेरी प्यारी बहन, दिन दूर रहे हो चैनल से, शायद देखते होंगे चैनल। यहाँ पर नंदिता बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। सपना मेहता बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर एक हमारी बहन है दिल्ली से, सीमा अरोरा दिल्ली से, मुझसे वो लाली कहकर बुलाती हैं। बहुत अच्छा लगता है उनके कमेंट को जब पढ़ती हूँ ना तो बचपन में पहुंच जाती हूँ। सीमा अरोरा दिल्ली से मेरी प्यारी बहन का बर्थडे है करीबन 15 तारीख को, और देखना मैं आपका बर्थडे सबसे पहले विश करूंगी अपने चैनल पर आकर। और सभी से कहना है कि सीमा अरोरा जी को बर्थडे विश जरूर करना। और मेरी प्यारी बहन मुझे बताना कि आप कितने साल के हो रहे हो। सपना मेहता बहुत बहुत धन्यवाद। करमवीर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश्वर्या अम्मा बहुत प्यारी माँ है, बहुत ही प्यारी माँ है। थैंक यू मेरी माँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वापस लौटने के लिए। पता है मैं कितनी खुश हूँ आपको देखकर। मैं आपका दुख तो कम नहीं कर सकती लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मेरी माँ जिंदगी में धीरे धीरे आगे कदम बढ़ा रही है। भगवान आपको क्षमता दे, बहुत कुछ अच्छा करे आपके साथ। वंदना चंदेल बहुत बहुत धन्यवाद। तारा देवी बहन बहुत अच्छी हैं। वंदना चंदेल भी बहुत अच्छी हैं। प्रमोद कुमार भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बिमला दलाल दोबारा नाम आ गया है मेरी माँ का। तारा देवी भी बहुत अच्छी हैं। सुरेंद्र पाल कौर बहुत प्यारी बहन है, हमेशा मनोबल बढ़ाती हैं, आगे बढ़ने का मौका देती हैं, हमेशा मनोबल बढ़ाती हैं, बहुत प्यारे और वैश कहकर मुझे बुलाती हैं। थैंक यू प्यारी बहन। मदन तोमर बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा आए हैं। मनोज भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र दीक्षित भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो भी भाई रह चुके हैं, अनिल साकिया फरीदाबाद से बहुत दिन से मिस कर रहे हैं भाई, कहाँ पर हो आप। उनकी बेटी का नाम खुशी है, चंदा उनकी पत्नी का नाम है, लेकिन पता नहीं कहाँ पर गए हैं। अब आप लोगों से क्या मैं विदा ले सकती हूँ और आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतजार रहता है और मैं आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ, पता है आपको, सभी के कमेंट नजरों में रहते हैं। कैसी लगी, जैसी भी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय